अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हर उस शख्स के लिए जो इंग्लिश के एमसीक्यू से रिलेटेड जो है उसको परेशानी होती है, चाहे वो नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट है, टेंथ का है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, इवन के वो लोग जो जॉब के लिए एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर भी जो इंग्लिश का कोटा आता है उसमें भी एमसीक्यूज़ आते हैं, वो भी बड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि ऐसे एमसीक्यूज़ कलेक्ट कर कर आपके सामने लाऊं और उन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन करूं कि ताकि आपको इंग्लिश में जब भी कोई एमसीक्यूज़ आपके सामने आए तो आपको पता हो कि उसमें से राइट ऑप्शन किस तरीके से पिक करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जिसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पिक करना है, जिसमें नाउन फ्रेज एडवर्ब फ्रेज पिक करने हैं, इसी तरीके से नाउन क्लॉज एडवर्ब क्लॉज को पिक करना है, कंडीशनल सेंटेंसेस को कैसे पिक करना है, टेंसेस को कैसे पिक करना है। तो मैं समझता हूं कि आपका टाइम वेस्ट किए बगैर जो है हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस। द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। अब इसमें अगर आप सेंटेंस को देखें तो इसमें आया थर्सडे नेक्स्ट, इसका मतलब है कि अभी ये वक्त आने वाला है। तो एक बात तो क्लियर है कि आने वाला वक्त जो है उसमें आप फ्यूचर को जाएंगे या किसी न किसी सिचुएशन में आप प्रेजेंट को मान के चल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन में विल गिव है, शैल गिव है और हैड गिवन है। हैड इंडिकेशन है पास्ट की, तो लिहाजा ये वाली ऑप्शन तो बिल्कुल ही जो है आप कंसीडर ही ना करें, ये तो कैंसिल हो गई। अब विल गिव या शैल गिव, तो अगर आप देखें फ्यूचर इंडेफिनेट में आई वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है, तो लिहाजा यहाँ पर द कोर्ट विल गिव ये ऑप्शन लगेगा इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। दूसरे एमसीक्यूज पे चलते हैं। ही डैश बैक नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते वापस आ रहा है, ये इस तरीके की सेंस बन रही है। अगर आप इसमें जो ऑप्शंस गिवन है उनको देखें, ए में ऑप्शन है वाज कमिंग, इज कमिंग, हैज़ बिन कमिंग। वाज कमिंग जो है वाज इंडिकेशन है पास्ट की, तो ज़ाहिर है नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, इसमें वाज नहीं आ सकता। इसी तरीके से अगर आप हैज़ बीन कमिंग को देखें तो उसके लिए सिंस फोर लगा होना ज़रूरी है, वो भी नहीं लगा। तो ऐसी सिचुएशन में इज़ कमिंग जो है वो सबसे राइट ऑप्शन है। ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट वीक, यानी कि वो अगले हफ्ते वापस आ रहा है, इसलिए कि उसमें नेक्स्ट वीक आया, तो इज़ कमिंग यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अब अगर बात की जाए जो थर्ड एमसीक्यूज है, इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न्ड आई वुड हैव ग्लैडली लेट डाउन माई लाइफ फॉर हिम। अब व्यूवर्स, इफ़ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये कंडीशनल हैं। अब ये कंडीशनल की कौन सी टाइप है, इसके लिए मैं सिंपल आपको बता दूं, अगर इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो और दूसरा हिस्सा विल शेल से बना होता है तो ऐसी सिचुएशन में वो कंडीशनल टाइप वन का सेंटेंस है। अगर इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म लगी हो और दूसरे हिस्से में वुड के साथ या शुड के साथ सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो ऐसी सिचुएशन में वो कंडीशनल टाइप टू का सेंटेंस होता है। अब जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है इफ़ के पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। तो ये जो चीज़ है ये बताती है कि ये थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस है, यानी कि ये कंडीशनल की थर्ड टाइप से जो है बेसिकली ये बिलोंग करता है, यानी कि टाइप थ्री है, ये थर्ड कंडीशनल माना जाता है जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म इफ़ वाले हिस्से में लगी हो और दूसरे वाले हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीन एमसीक्यूज़ तो आपको क्लियर हो गए होंगे। व्यूअर्स, अब अगर हम बात करें एमसीक्यूज नंबर 4 की, बिकॉज ही वाज लेट ही मिस द फर्स्ट पीरियड। आप देख रहे होंगे बिकॉज ही वाज लेट जो है इसको कलर किया गया है। हमने ये बताना है कि ये सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए, सबसे पहले तो क्लॉज क्या होता है? ऐसा क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, यानी कि सेंटेंस, वो एक क्लॉज होता है। लेकिन क्लॉज में भी दो टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके अलावा भी नाउन क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, लेकिन अभी जिन दो की बात हो रही है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमारे सामने अगर एग्जाम्स में ये दोनों आ जाएँ तो कैसे पिक करेंगे? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कंजंक्शन की बात की जाए तो तीन कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और थर्ड होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जिसमें दो कंजंक्शन आते हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पता है, जिनको हम याद रखने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ के एक एक वर्ड से जो कंजंक्शन बनते हैं वो बेसिकली आपके कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और वो जब भी किसी सेंटेंस में लगते हैं
तो उसका पहले आने वाला सेंटेंस और बाद में आने वाला सेंटेंस दोनों ही जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो फैन बॉयज़ में एफ से जो बेसिकली मुराद है वो है फॉर, ए से जो है वो एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये 7 आपके जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब अगर आप यहाँ पर देखें इस सेंटेंस में बिकॉज यूज हुआ है। बिकॉज एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जैसे व्हेन है, आल्दो है, दो है, अनटिल है, अनलेस है। जब भी इस तरह के कंजंक्शन किसी सेंटेंस में लग करके आते हैं तो उनके आगे आने वाला सेंटेंस जो है वो डिपेंडेंट होता है दूसरे सेंटेंस पे, क्योंकि वो अकेला अपने मीनिंग पूरे नहीं कर रहा होता। बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था, ही मिस द फर्स्ट पीरियड। अगर मैं किसी को इतनी बात बोलूँ बिकॉज ही वॉज लेट तो उसे बात समझ नहीं आएगी, लिहाजा ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और दूसरा इसके बाद वाला जो सेंटेंस है ही मिस द फर्स्ट पीरियड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलें, ही इज़ द यंग मैन हु सेव्ड माई लाइफ। अब इसमें जो कलर्ड पार्ट है यानी कि जो कलर्ड वर्ड है उसको आप देखें, वो हु है। हु, विच, whom, whose, that, what। ये वो वर्ड्स हैं कि अगर ये किसी सेंटेंस के दरमियान में आते हैं तो फिर वहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। अगर ये सेंटेंस के शुरू में आए और क्वेश्चन मार्क लगाओ फिर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं समवन, समबॉडी, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ऑल, बट, फ्यू। इस तरह के जितने वर्ड्स हैं जिसमें आप श्योर नहीं होते वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो लिहाजा हु जो है यहाँ पर बेसिकली क्योंकि सेंटेंस के दरमियान में आया है, लिहाजा यहाँ पर ये काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का। ऐसे ही अगर नंबर 6 एमसीक्यूज को आप देखें, शी डैश बिफोर द पार्टी बिगेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यूअर स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आप इसको देखें, इसके दो पार्ट हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन दो में जो है ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें डबल सेंटेंस दिया गया होता है। बिफोर के बाद वाला जो हिस्सा है अगर आप उसके ऊपर फोकस करें तो लिखा है बिफोर द पार्टी बिगेन। बिगिन की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। जब भी दूसरा हिस्सा सेकंड फॉर्म से बना हो और बिफोर लगा हो तो जो ऑप्शन गिवन होंगी उसमें से आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म वाली ऑप्शन पिक करनी है। तो लिहाजा यहाँ पर आएगा शी हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी बिगिन। और ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें डबल सेंटेंस आता है कि एक हिस्सा जो है वो हैड और थर्ड फॉर्म से बनता है और दूसरा जो है बिफोर के बाद वाला वो बनता है सेकंड फॉर्म लगा के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4, 5 और 6 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैं आप तक कन्वे करने में कामयाब रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पे। व्यूअर्स, अब अगर मैं देखूँ एमसीक्यूज नंबर 7 थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। ही डैश क्रिकेट व्हेन आई मेट हिम। दूसरा वाला जो हिस्सा है वो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। हमने देखना है कि फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा। अगर आप सेंटेंस को गौर से देखें तो इसमें जो सेंस बन करके आ रही है वो इस तरीके से है कि ही डैश क्रिकेट व्हेन आई मेट हिम, कि वो क्रिकेट खेल रहा था जब मैं उससे मिला। तो बेसिकली मेट आने से एक बात तो समझ आ गई कि इसमें या तो हैड प्लेड आएगा या वाज प्लेइंग आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ तो एक तो बिफोर नहीं आया और दूसरा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर ही वाज प्लेइंग ज़्यादा सूटेबल है हैड प्लेड के मुकाबले में। तो लिहाजा आप यहाँ पर वाज प्लेइंग यूज़ करेंगे, हैड प्लेड यूज़ नहीं करेंगे। वाज प्लेइंग राइट ऑप्शन है। अब अगर इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 8 देखें, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। बच्चा अब जो है वो अब की बात हो रही है तो इज़ क्राइंग, क्राइड, क्राइज। क्राइड तो पास्ट की निशानी है, वो तो नहीं आएगा। और क्राइज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की है, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम वो लगाते हैं उसका मतलब बच्चा अब रोता है दूध के लिए। इसका ऐसी सेंस नहीं है। इसकी असल सेंस है द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। जब नाउ इस तरीके से लग करके आएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पिक होगा, तो बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एमसीक्यूज नंबर 9 देखें, इसमें विच इज़ योर पेन, द कलर्ड वर्ड इज़ डैश प्रोनाउन। बेसिकली इसमें जो कलर्ड वर्ड है यानी कि वो यहाँ हुआ नहीं हुआ लेकिन वो है विच। विच को अगर आप देखें तो ये कौन सा प्रोनाउन है, तो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जिनमें हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब पीछे बचा इंटेरोगेटिव। ये मैंने पहले भी आपसे कहा था, हु, विच, हुम, हुज, व्हाट, दैट। अगर ये सेंटेंस के शुरू में आए और क्वेश्चन मार्क लगाओ
तो इसका मतलब होता है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो विच है वो आपका क्या है, वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 पर। व्यूअर्स अब एमसीक्यू नंबर 10 है, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। कलर्ड पार्ट जो है वो टू प्ले है। तो ये बात आप जहन में रख लें कि जब भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो वो एक्चुअली इन्फिनिटिव होता है। जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए ज़रूरी है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, और दोनों में यानी कि जेरेंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जेरेंड जो है जब सेंटेंस में आता है तो वो बतौर नाउन इस्तेमाल होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जब किसी सेंटेंस में आता है तो वो बतौर या तो यानी कि मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है, या फिर वो नाउन के एडजेक्टिव के तौर पर, यानी कि सेंटेंस में वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा होता है। तो यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ ये पिक करना था कि ये इन्फिनेटिव है, जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो टू प्ले, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ये इन्फिनेटिव है। इसी तरीके से एक ऑप्शन पास्ट पार्टिसिपल दी है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। आगे मजीद इससे रेलिवेंट जब एमसीक्यूज आएंगे तो फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब अगर बात करें एमसीक्यूज नंबर 11 की, द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू रूथलेसनेस। तो इसमें जो कलर्ड वर्ड है हमने बताना है ये क्या है। ऑप्शन है कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। देखें, कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जिसमें कोई चीज़ ग्रुप की शक्ल में बताई जाए, जैसे क्लास, आर्मी, बुके ऑफ फ्लावर, गैंग। तो ये जिसमें ग्रुप की सूरत में किसी चीज़ को कोई नाम दिया जाए वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। कॉन्क्रीट वो होते हैं जिसे टच किया जा सके, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके वो होते हैं जिसको आप अपनी 5 सेंसेस से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ना तो आप देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। तो जो 5 सेंसेस पर पूरा ना उतरे वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक दूसरी अगर मैं निशानी आपको देता चला जाऊँ, ये जो मेंट, नेस, इस तरह के वर्ड आते हैं, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो यहाँ पर रुथलेसनेस आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही अगर बात की जाए, ही डैश न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, सेल्स, हैव सोल्ड या सेल। देखें, वो अखबार बेचता है जिंदा रहने के लिए, ये सेंस बन करके आ रही है। तो ही के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। यहाँ पर एस का इजाफा होगा, ही सेल्स न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, ये इस तरीके से बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 12 एमसीक्यूज अभी तक मैंने आपको बताए हैं ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे कमेंट में इसके बारे में पूछ सकता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 13, यू डैश सिंस मॉर्निंग। देखिए, जैसे ही सिंस या फॉर लग करके आ जाए वक्त से पहले, तो इसका मतलब है ये हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इस सेंस में बनता है। ठीक है, अब सिंस के बाद ज़ाहिर है मॉर्निंग लगा है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर तो येस्टरडे या नेक्स्ट मॉर्निंग इस तरीके से सेंटेंस आता तो फ्यूचर की इंडिकेशन होनी थी। ऑप्शन में अगर आप देखें तो रेस्ट दिया गया है, हैव बीन रेस्टिंग दिया गया है, रेस्टेड दिया गया है। तो सिंस फोर जब आ जाए तो आपने बीन वाली ऑप्शन पिक करनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेजेंट में पिक कर रहे हैं तो यू के साथ हैव लगता है, तो यू हैव बीन रेस्टिंग पिक करना है आपने। अगर हैज़ बीन रेस्टिंग दिया हो यू के लिए तो वो आपने पिक नहीं करना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई, वी, दे, यू के साथ और प्लूरल जो नाउन है उनके साथ हैव लगता है, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है हैव बीन रेस्टिंग है। इसी तरीके से अगर आप 14 देखें एमसीक्यूज, इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट, ये कंडीशनल टाइप 1 का सेंटेंस है। उसमें मैंने अभी पीछे भी आपको बताया कि इफ़ के साथ जब कोई सेंटेंस बन करके आता है तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। और मैंने उसमें ये भी बताया आपको कि इफ़ के साथ अगर वर्ब की पहली फॉर्म लगी हो तो वो कंडीशनल टाइप 1 होता है, उसका दूसरा हिस्सा विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा कर साथ बनता है। अब अगर आप यहाँ देखें, ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट, अगर ऑप्शन में देखें विल एक्सेप्ट, वुड हैव एक्सेप्टेड, कुड एक्सेप्ट। अब कुड एक्सेप्ट है थर्ड ऑप्शन। तो इसमें सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडीशनल टाइप 1 में इफ़ के साथ अगर जो पहला पार्ट बना है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो दूसरे हिस्से में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो अब ऑप्शन में विल एक्सेप्ट दिया हुआ है तो बस आप उसको पिक करेंगे और यहाँ लगा लेंगे और ये आपका राइट ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर आप एमसीक्यूज नंबर 15 को देखें जिसमें लिखा है फ्लाइंग अबव द लेक, और ये पूरा पार्ट जो है इसको कलर्ड किया गया और पूछा गया है कि ये बताएं कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, जेरेंड फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है।
तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इन्फिनिटिव वो होता है जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो। इसी तरीके से अगर इन्फिनिटिव फ्रेज भी देखना है, उसको पिक करने का तरीका भी ये होता है कि टू के साथ जो है आगे सेंटेंस का बाकी का पार्ट लगा होता है, तो वो इन्फिनिटिव फ्रेज बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, फ्लाइंग जो वर्ड है ये आईएनजी वर्ड है। अब क्योंकि ये फ्रेज आईएनजी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, लिहाजा ये जेरेंड फ्रेज है। फ्रेज बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा होता, कुछ मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। तो जेरेंड की निशानी ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग करके जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड आपके सामने आए तो वह जेरेंड फ्रेज होगा, इन्फिनिटिव फ्रेज नहीं होगा, और ना ही वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 16 पर। एमसीक्यू नंबर 16 है, आवर प्रैक्टिस यूजुअली स्टार्ट्स एट 6। कलर्ड वर्ड जो है वो यूजुअली है, और हमने बताना है कि यानी कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टाइम है, मैनर है या डिग्री है, क्योंकि ये चारों जो नीचे टाइप्स दी गई हैं ये एडवर्ब की हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। टाइम का मतलब होता है बेसिकली वो चीज़ जो ये बताए कि कोई चीज़ किस वक्त हुई है, तो ज़ाहिर एडवर्ब ऑफ टाइम है। किसी चीज़ को काम करने का तरीका बताया जाए तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये बताया जाए कि किसी काम को करते वक्त इंटेंसिटी क्या थी, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और अगर कोई काम कितनी बार किया जाता है, ऑफनली किया जाता है, यूजुअली किया जाता है, ऑलवेज किया जाता है, तो वो उस काम की फ्रीक्वेंसी है। तो लिहाजा यहाँ पर जो यूजुअली वर्ड है, ये इसकी जो राइट ऑप्शन है वो फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही एमसीक्यू नंबर 17। व्यूअर्स, एमसीक्यू नंबर 17 को अगर आप देखें, ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेस, इसमें compete है, ऑप्शन ए में competes है, इज competing है। स्टूडेंट्स प्लूरल है, लिहाजा competes नहीं आ सकता, इज competing भी नहीं आ सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। आर competing होता तो फिर भी सोच सकते थे। ए ऑप्शन में जस्ट compete है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो compete बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस तब लगता है जब सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो। अब क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है, इसलिए कंपीट ऑप्शन आएगी। ऐसे ही अगर बात की जाए एमसीक्यूज नंबर 18 की, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। द फार्मर डैश द हार्वेस्ट बिफोर द रेन्स। अगर आप देखें तो ये मिलता जुलता है उसी सेंटेंस है जो पीछे हमने पढ़ के आए, जिसमें मैंने बताया कि पास परफेक्ट के में डबल सेंटेंसेज आते हैं, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में भी डबल सेंटेंसेज आते हैं। दोनों का डिफरेंस पिक करने का तरीका ये होता है कि पास्ट परफेक्ट में बिफोर के बाद आने वाला जो सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म लगी होती है, वो पास्ट इंडेफिनिट से बना होता है। और जो फ्यूचर वाला होता है उसमें दूसरा हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना होता है, उसमें पहली फॉर्म लगी होती है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें, लिखा है द फार्मर डैश द हार्वेस्ट बिफोर द रेन्स। रेन्स पहली फॉर्म है, इसीलिए हम इसको पिक करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के लिहाज से। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव लगता है, तो फार्मर के साथ क्या लगेगा, विल हैव रीप्ड। ना रीप, ना रीपिंग, ना हैड रीप्ड, विल हैव रीप्ड। ऐसे ही अगर एमसीक्यू नंबर 19 की बात की जाए, ये भी एक बड़ा टेक्निकल किस्म का जो है ये एमसीक्यूज है। आई गेव हर 2 पेंसिल्स। कलर्ड वर्ड जो है वो 2 है, तो आप बताएं कि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। तो सिंपल सी बात है, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में कुछ बात करे या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या खुद अपने आप को मॉडिफाई करे। और प्रोनाउन आपको पता है कि वो जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर अगर आप इस वर्ड को देखें तो ये एडजेक्टिव है। रीज़न इसकी ये है कि इसके आगे आने वाला वर्ड पेंसिल है, और ये बता रहा है कि हमारे पास कितनी पेंसिल है, 2 पेंसिल हैं। हमने ये डेफिनेशन पढ़ रखी है एडजेक्टिव की कि जो क्वालिटी बताए, एक्चुअली ऐसा नहीं है। डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी वर्ड जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे वो उसका एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव की कई टाइप्स होती हैं, उनमें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी होती हैं, क्वांटिटेटिव भी होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव जिन्हें हम कहते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, कई तरह के एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड 2 है, ये बेसिकली पेंसिल्स के बारे में बता रहा है कि उसके बाद 2 पेंसिल हैं, इसलिए ये आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 20 पे। स्टूडेंट्स, अब बात करें एमसीक्यू नंबर 20। ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट मैन इन द फैमिली। कलर्ड पार्ट में मोस्ट को किया गया और बताना है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। सिंपल सी बात है, अगर खाली ऑनेस्ट होता और इसको जो है कलर्ड किया जाता तो पॉजिटिव डिग्री, मोर ऑनेस्ट और आगे देन के साथ कंपैरिजन आ रहा होता तो कंपैरेटिव डिग्री। जहाँ पर भी दी मोस्ट लग करके आ गया और ऑन, तो वो ये सुपरलेटिव डिग्री की निशानी है। दी लग करके जब भी ईएसटी वाली डिग्री आती है,
ज़ाहिर है वो थर्ड डिग्री होती है, और मोस्ट खुद एक इंडिकेशन जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का है। तो सीधी-सीधी बात है, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है सुपरलेटिव डिग्री, ये राइट है। व्यूअर्स, मैंने इस पार्ट में ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यूज़ कवर कर दिए हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहे थे वो बाकी हैं, वो मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 एमसीक्यूज़ जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपकी जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं इंग्लिश के से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।